हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इकरा आईएएस के इस टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट नंबर 2 इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। और ये जो टेस्ट होगा इसमें ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं: 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, फॉरेन ट्रेड, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ में कुछ इंडियन गवर्निंग बॉडीज और करंट अफेयर्स। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे हम आज के इस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। ठीक है, भारत में एग्रीकल्चर सेंसस से रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, it is conducted once in every 5 years by Ministry of Statistics and Program Implementation. And second, the recent census of 2015-16 reported an increase in operational holdings but decrease in operated area in agriculture. तो दोस्तों, जो recent census था 2015-16 में जो रिलीज हुआ था, उससे ये पता चलता है कि ऑपरेशनल होल्डिंग्स में इंक्रीज जरूर बेसिकली शो हुई है, लेकिन ऑपरेटेड एरिया डिक्रीज हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटल करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि हर 5 साल में कंडक्ट जरूर होता है, लेकिन इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। The total number of operational holdings has increased from 138.35 million to 146.45 million, जबकि जो ऑपरेटेड एरिया है वो आप देख सकते हो 159 से 157 मिलियन वो डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इंपेरेटिव प्लानिंग इज वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड थ्रू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ अ मार्केट सिस्टम. Indicative planning puts forward some broad principles and guidelines to achieve specific goals. It is peculiar to mixed economy where public and private sector coexist. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया भी था बहुत तरीके के बहुत ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप आज की दुनिया में देखोगे तो ज़्यादातर इकोनॉमीज जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं। ठीक है, उसमें से आप इंडिकेटिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर इंपेरेटिव प्लानिंग, स्ट्रक्चरल प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कई तरीके की इकोनॉमिक प्लानिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। Question number 3, consider the following statements about Bombay Plan. First, Nehru officially accepted and approved the plan. And second, the plan envisaged doubling the per capita income in 15 years. So अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ तो डिस्कस हुई थी कि 15 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करना है, ये एक टारगेट रखा गया था। लेकिन रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि नेहरू ने ये प्लान एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेहरू डिड नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड द प्लान। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली 2, दैट इज बी। ओके, मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द प्लान वर इनकलकेटेड इन अदर प्लान्स, लेकिन ऑफिशियली नेहरू ने कभी भी बॉम्बे प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। 1944 में 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ बॉम्बे, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और बाकी आप सब नाम देख सकते हैं, उन्होंने एक प्लान बेसिकली प्रिपेयर किया था जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। फॉर्मली उसका नाम था अ ब्रीफ मेमोरेंडम ऑफ आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग प्रायर टू 1991। ठीक है, 1991 एक ऐसा थ्रेशोल्ड ईयर था हमारे इकोनॉमी के लिए जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई 1991 से पहले और 1991 के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। ओके, सो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि 1991 के पहले जो हमारी प्लानिंग होती थी उनके ऑब्जेक्टिव्स: हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, कंपटीशन रेदर देन कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एफडीआई एंड एफआईआई। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1991 से पहले, ठीक है, एफडीआई और एफआईआई तो 1991 के बाद की चीज़ है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपका हट गया। और उसी तरीके से कंपटीशन रैदर देन कंट्रोल, ये भी 1991 के बाद आया। 1991 के पहले कंट्रोल रैदर देन कंपटीशन होता था। सो थर्ड एंड फिफ्थ आप एलिमिनेट कर दो। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपैरेटिव एडवांटेज. It refers to an economy's ability to produce goods and services at a lower opportunity cost than that of trade partners. It is a foundational principle in the theory of international trade. The law of comparative advantage was propounded by John Maynard Keynes, J.M. Keynes. आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं कंपेरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कंपेरेटिव एडवांटेज का लॉ है, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू डेविड रिकार्डो।
ओके उन्होंने उनकी एक बुक थी जिसका नाम था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817 में वो बुक आई थी, उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की थी। सो जेएम कीन्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज कीन्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, तो हमें लगता है कि कीन्स ही कहीं ना कहीं इसमें भी इन्वॉल्व होंगे, बट थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके और ये जो कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, इट इज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ए। Okay, it's an economic term that refers to an economy's ability to produce goods and services at a lower opportunity cost than that of trade partners, and it gives a company the ability to sell goods and services at a lower price than its competitors and realize stronger sales margin. Question number 6. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA is mandated with the responsibility of export promotion and development of which of the following scheduled products. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, शुगर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि APEDA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनमें से किसको लेके है। दिस इज वॉट यू हैव टू टेल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे APEDA के मैंडेट में आते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो ये सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट। ओके, सो द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 के एक्ट से इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Question number 7. Structural reforms in the context of the historical shock therapy were aimed at nationalization of the economy, shedding taxation to boost individual and corporate income, greater push to free market, promoting communism and socialism. तो अगर हम बात करते हैं शॉक थेरेपी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर पुश टू फ्री मार्केट्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, सो शॉक थेरेपी इज द सडन रिलीज ऑफ प्राइस एंड करेंसी कंट्रोल्स, withdrawal of state subsidies, immediate trade liberalization within a country. Okay, it usually also includes large scale privatization. तो कहीं ना कहीं greater push to free market is the correct answer. Okay, so the collapse of communism was followed in most of the countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. Question number 8. Consider the following about Washington Consensus. First, diversion of public spending from subsidies to important long-term growth supporting sectors like primary education, primary healthcare and infrastructure. This term was usually seen as a corollary of promoting capitalism, closed economy. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉशिंगटन सेंसस। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, बाय द अर्ली 1980s a new development strategy emerged, और ये जो वॉशिंगटन सेंसस की स्ट्रैटेजी थी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ। सो आफ्टर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ अ स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द मार्केट, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर, was promoted emphatically. Okay, governments of the socialist or the planned economies were urged or suggested to privatize and liberalize, to sell off state-owned companies and eliminate government intervention in the economy. तो कहीं ना कहीं ये एक हवा फैलने लग गई कि सरकार का कंट्रोल अब खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, और एक फ्री ट्रेड होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन खत्म होनी चाहिए। ओके, सो द गवर्नमेंट्स वर आल्सो सजेस्टेड टू टेक द मेजर्स व्हिच कुड बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और इस स्ट्रैटेजी को वॉशिंगटन कंसेंसस जो है कहा गया। ठीक है, सो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड इट वॉज सीन एज अ कोरोलरी ऑफ प्रमोटिंग नेकेड कैपिटलिज्म। ओके, तो यहाँ पे आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली टू, दैट इज बी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9. which of these were significant elements of the new industrial policy 1991? ठीक है, 1991 अगर हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखते हैं तो आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स इनमें से क्या हैं। फर्स्ट, डी रेजर्वेशन एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, रिवाइवल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज MRTP लिमिट, प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, restrictions on exchange of currency for the purpose of current accounts such as remittances or trade were revoked. So आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ रिवाइवल ऑफ MRTP लिमिट को अगर आप हटा दो तो बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, बिकॉज अगर आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एलिमेंट्स को देखते हो तो वहाँ पे MRTP एक्ट अबॉलिश हुआ था, रिवाइवल नहीं हुआ था उसका। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इज B, 1, 3 and 4.
Okay, so the policy abolished industrial licensing for all industries except for a short list of 18 industries. Okay, the list of 18 industries was further pruned in 1999, whereby the number was reduced to 6 industries. Fine. Question number 10. Consider the following statements about Tendulkar Committee on Poverty. It is based on calorie-based poverty estimation. The committee suggested to have a uniform poverty line for rural and urban India. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं गाइस विद रेस्पेक्ट टू दिस तेंदुलकर कमेटी. तो यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसने ये सजेस्ट ज़रूर किया था कि एक यूनिफॉर्म पोवर्टी लाइन होनी चाहिए रूरल और अर्बन इंडिया के लिए, लेकिन कैलोरी बेस्ड पोवर्टी एस्टिमेशन इसने बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया था. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, कमिटी ने बल्कि सजेस्ट ये किया था कि कैलोरी बेस्ड क्राइटेरिया से हमें दूर चले जाना चाहिए, एंड इट estimated poverty by using basic requirements of the poor such as housing, clothing, shelter, education, sanitation and travel expenses, health, etc. Question number 11. Usual activity, current weekly status, current daily statuses are term related to unemployment, poverty, inflation, skill India. So ये सारे जो terms हैं they are related with determining unemployment. Different approaches हैं ये. So correct answer is A. Question number 12. Consider the following statements regarding the Essential Commodities Act, ECA 1955. It was enacted to control the production, supply and distribution of trade and commerce in certain goods considered as essential commodities. The act itself does lay out rules and regulations but allows state to issue control orders related to regulate stock limits, and it protects consumers against irrational spikes in prices of essential commodities. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका सी. ओके, 1955 में इसे एनैक्ट किया गया था. इट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स इन एनी फॉर्म गुड डीम्ड एसेंशियल. ठीक है. द लिस्ट ऑफ आइटम इंक्लूड्स ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. द सेंटर under this particular act has the power to include new commodities as and when the need arises and can take them off once the situation improves. Question number 13. A general rise in Gini coefficient indicates that, okay, income inequality is decreasing between the nation's residents. 1 indicates perfect equality, 0 indicates inequality. तो अगर हम गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर गिनी कोफिशिएंट अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है दैट मीन्स इनइक्वालिटी, अगर 0 है दैट मीन्स इक्वालिटी. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली उल्टा है. Now income inequality is decreasing between the nation resident. अगर Gini coefficient rise होता है that is again false. Correct answer होगा इसका neither 1 nor 2. Okay, it is a measure of statistical dispersion intended to represent the income or wealth distribution of a nation resident, and it is the commonly used measure of inequality. Okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. It can be used to compare income distribution of a country over time as well. Question number 14. Consider the following statements regarding the National List of Essential Medicines, that is NLEM. The first NLEM of India was prepared and released in 1976. The list is prepared by Ministry of Health and Family Welfare. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये लिस्ट रिलीज करता है, प्रिपेयर करता है, जिसमें इंडिया की जो भी एसेंशियल और हाई प्रायोरिटी मेडिसिन हैं उनकी लिस्ट होती है. लेकिन पहली बार इसे प्रिपेयर किया गया था 1996 में, 1996 में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ओनली 2, दैट इज बी. Okay, so the National List of Essential Medicines is one of the key instrument in balanced healthcare delivery system of a country, which includes accessible, affordable, quality medicine at all the primary, secondary, tertiary levels of healthcare. ठीक है. Question number 15. With reference to assessment of labor market condition, दो statements आपके सामने हैं. Labor force participation rate is the ratio of number of persons in labor force to the total population. Unemployment rate is the ratio of number of unemployed persons to total population. तो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने विद रेस्पेक्ट टू द लेबर मार्केट कंडीशन. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दोज अनएम्प्लॉयड
विद द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स। यहां पे टोटल पॉपुलेशन लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन की जगह क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन की जगह होगा नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। Question number 16, consider the following about employment elasticity in India. The employment elasticity of India has been very high since independence. It is a measure of how employment varies with economic output. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट है अगर हम देखें, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एम्प्लॉयमेंट वेरीज विद इकोनॉमिक आउटपुट। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट, द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हैज बीन वेरी हाई सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ठीक है। इट इज एन आयरनी दैट अ फ्यू इयर्स बैक व्हेन इंडिया वाज ऑन हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, इट्स ग्रोथ वाज जॉबलेस ग्रोथ। ओके, जॉबलेस ग्रोथ मतलब होता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद से हमारी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो थी वो लो थी, हाई बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एम्प्लॉयमेंट वेरीज विद इकोनॉमिक आउटपुट। अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी में 1% ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी 1% इंक्रीज हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया हैज अंडरगॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इन द कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। चेंज इन डेमोग्राफिक्स, चेंज इन नेचर एंड फिलोसफी ऑफ द इकोनॉमी, change in prime moving force of economy from industry to agriculture, change in the contribution of different sectors of economy to GDP। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल चेंज मतलब होता है कि भैया चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू जीडीपी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इट represents the fundamental changes that occur in the basic feature of the economy over a long period of time, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी मीन्स occupational structure, sectorial distribution of income, industrial pattern, composition of experts, saving GDP ratio, etc. क्वेश्चन नंबर 18, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20 नेशंस, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दो स्टेटमेंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू FATF। तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली फॉल्स है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही साथ ये इनिशिएटिव G20 नेशंस की नहीं, ये इनिशिएटिव है G7 नेशंस की। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का D, दैट इज नीदर वन nor two. Okay, so it's an intergovernmental body established in 1989 on the initiative of G7. headquarters है इसका पेरिस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। Question number 19, consider the following statements regarding the gross fixed capital formation. There is a continuous decline in gross fixed capital formation in India from 2008 to 2018. Gross capital formation can be defined as outlays on additions to fixed assets and excludes net changes in inventories. तो दो स्टेटमेंट्स हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके सामने। सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली करेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। Okay, it refers to addition of capital goods such as equipment, tools, transportation assets, electricity. It is not at all following a particular trend. तो हम ये बिल्कुल बोल नहीं सकते कि continuous decline है या फिर continuous कोई increase हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। Question number 20. Consider the following about Serious Fraud Investigation Office SFIO. It is a multidisciplinary organization under the Ministry of Home Affairs. It usually takes up complex cases with interdepartmental and multidisciplinary ramifications. It can undertake investigations under the provisions of the Companies Act. तीन statements हैं आपके सामने with respect to SFIO. पहला स्टेटमेंट जहां पे लिखा हुआ है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फॉल्स बिकॉज SFIO आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सो करेक्ट आंसर होगा इसका C। ओके, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसे एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से स्टैब्लिश किया गया था, एंड साथ ही साथ इट मेक्स इन्वेस्टिगेशंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। It also forwards the investigated reports on violation of provision of other acts to the concerned agencies ताकि वो एक्शन ले सकें। ठीक है, 2003 में इसे सेटअप किया गया था नरेश चंद्रा कमेटी के रिकमेंडेशन में।
Question number 21. Consider the following statements regarding the startups in India. Maharashtra, Karnataka, and Delhi are the top three performers in terms of state-wise distribution of recognized startups in India. As per industry-wide distribution of recognized startups, healthcare and life sciences tops the list. आपके सामने दो statements हैं with respect to startups. तो अगर हम देखें स्टेट के हिसाब से तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली ये टॉप थ्री परफॉर्मर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखते हैं तो इंडस्ट्री वाइज में आईटी सर्विसेज सबसे ऊपर है, उसके बाद हेल्थ केयर आता है, फिर लाइफ साइंसेज और फिर एजुकेशन. ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट होगा फॉल्स. ओके, सो एज पर इंडस्ट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन आईटी सर्विसेज अकाउंटेड फॉर 13.9%, फॉलोड बाय हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज एंड एजुकेशन. Question number 22. Global Forum on Agricultural Research and Innovation is attached body of UN working for agricultural research, international forum launched by Indian Prime Minister for increasing productivity of agriculture, an initiative of WEF, provides open forum and FAO is strategic partner. So if we talk about Global Forum on Agricultural Research and Innovation, it is an inclusive global mechanism. It enables all those concerned with the future of agriculture and its role in development around the world to come together and address key global needs. It provides an open forum for stakeholders across the agricultural spectrum to participate in collaborative discussion. इसका headquarter है रोम, इटली में. So correct answer is D. Question number 23. Consider the following regarding the coal production in India. Overall production of raw coal in India has continuously increased from 2008 to 2018. 2008 से 2018 रॉ कोल का प्रोडक्शन भारत में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है. इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के आधार पे अगर आप देखोगे, इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द कोल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड फ्रॉम 2008 टू 2018. ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ओनली वन, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 24. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक. तीन स्टेटमेंट्स हैं. International Finance Corporation is the private sector arm of the World Bank. The World Bank provides loans and grants to developing countries. It publishes Global Competitive Index. तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका प्राइवेट सेक्टर आर्म है, साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक. पहला दूसरा पूरी तरीके से करेक्ट है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, पब्लिश करता है. थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2. Okay, so it support a wide array of investments in areas like education, health, public administration, infrastructure, agriculture, etc. Question number 25. आपके सामने तीन statements हैं regarding the agriculture credit in India. Reserve Bank of India fixes agriculture credit disbursement target for the banking sector every year. Domestic scheduled commercial banks are required to lend 18% of the adjusted net bank credit or credit equivalent to off-balance sheet exposure, whichever is higher towards agriculture. Regional rural banks are required to lend 18% of their total outstanding advances towards agriculture. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि आरबीआई फिक्स करता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट कितना होगा हर साल, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि सरकार तय करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी. सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 2 and 3. एज पर आरबीआई डायरेक्शंस, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लेंड 18% ऑफ द एएनबीसी और सीईओबीई विच एवर इज हायर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. ठीक है. Question number 26. Which of the following is or are consist of the economic cost of food grains to FCI? Pooled cost of grains, procurement incidentals, cost of distribution. तो आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जिसमें पूल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स आएगा, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. ओके, द पूल्ड कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन इज द वेटेड एमएसपी ऑफ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल विद एफसीआई एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 27. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इनमें से किसने पब्लिश किया है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं, टेरी नहीं और वर्ल्ड एनर्जी इंस्टीट्यूट भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ए.
Question number 28. Which among the following are indicators used in the multi-dimensional poverty index? Child mortality, nutrition, years of schooling, access to cooking fuel, life expectancy, per capita income. तो इनमें से मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, अगर हम देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप हटा दो और पर कैपिटा इनकम आप हटा दो, बाकी चारों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका सी. ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन उसके बाद कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 29. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 एंड सर्टेन प्रोविजंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. The directorate is under the administrative control of Department of Revenue for operational purposes. दो statements हैं regarding enforcement directorate और दोनों के दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका किसके पास है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास. 1999 के फेमा एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए ईडी रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स करने का काम ईडी करती है. आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो ईडी आपको हमेशा स्क्रीन में नजर आती है. ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है बिकॉज ईडी का ये काम है भाई, सीधी सीधी सी बात है. सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा. द ओरिजिन गोज बैक टू 1st of May 1956 when an enforcement unit was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control law violations under the Foreign Exchange Regulation Act 1947. 1957 में इसका नाम चेंज किया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आज का नाम है वो रखा गया. क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया. India is the largest producer of milk in the world. The per capita availability of milk in India is less than 250 grams per day. दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, भारत जो है, अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 22% मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है. उसके बाद अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और ब्राजील. ठीक है, 1970 से लेके अगर आप आज देखते हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, 700% से ज़्यादा ग्रोथ. लेकिन अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें वो लेस देन 250 ग्राम पर डे है. सेकेंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ लेस देन 250 ग्राम्स पर डे, एब्सोल्युटली अगर मैं आपको बताना चाहूँ द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इज 337 ग्राम्स पर डे. वर्ल्ड की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो 250 ग्राम से नीचे है, इंडिया में ज़्यादा है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ए. Consider the following about contingent reserve arrangement of BRICS. Total capital of CRA is $200 billion, जो कि पूरी तरीके से गलत है. क्यों गलत है आपको ये पता होना चाहिए कि it is $100 billion. The BRICS CRA aims to provide liquidity support to the members through currency swaps to help mitigating balance of payment crisis situation and further strengthen financial stability. इसीलिए इसे बनाया गया है. एंड 2014 में जहां पे ब्रिक्स बैंक की बात हुई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई थी, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से इट वाज फॉर्म्ड. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 2 and 3. Okay, it's a pool of foreign currency reserves for the member country to draw from when they face any balance of payment crisis, actually or potentially. Okay, तो एक तरीके का सेफ्टी नेट है कि भी चारों देश पैसा इकट्ठा करते हैं, पांचों देश, और किसी को भी जरूरत हुई वो यूज कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 32. विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो कि सरकार ने कैरी आउट किए थे? सो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, रिमूविंग इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये भी एक ऑब्जेक्टिव था. सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एड्रेस करना और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बिल्कुल ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे लैंड रिफॉर्म्स के. करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, so some of the objectives you can see here: redistribution of land across society so that land is not held in the hands of few people, land ceiling to disperse surplus land among small and marginal farmers, removal of rural poverty, etc. Question number 33 with reference to the industrial policy resolution of 1956. दो statements हैं. It formed the basis of second 5-year plan. It rejected the role of private sector in the development of Indian economy. दो statements यहाँ पे आपके सामने हैं. देखो 1956 का ये जो आईपीआर था इसने प्राइवेट सेक्टर के रोल को रिजेक्ट नहीं किया था. सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. और कहीं ना कहीं यही आगे जाके सेकंड 5-year प्लान का आधार बना. इट फॉर्म्ड द बेसिस. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1. ओके, सो द गवर्नमेंट रिवाइज्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थ्रू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 और इसे बाइबल कहा गया था स्टेट कैपिटलिज्म का. इट वॉज रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Okay, so you need to read about it.
It emphasized the need to expand the public sector to build a large and growing cooperative sector and to encourage the separation of ownership and management in private industries and above all prevent the rise of private monopolies. चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग्स वर ड्रॉबैक ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, फॉल इन द वाटर टेबल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो भाई अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स देखें सारे के सारे होंगे, क्योंकि हमने उस समय हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स यूज किए थे जिस वजह से वाटर टेबल गिरा, क्योंकि भैया हाई ईल्ड वेराइटी जो सीड्स होते हैं उसमें पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पानी की ज्यादा खपत होती है। सॉइल डिग्रेड हुआ, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड हुई, क्यों? क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न रिपीट होते गए। गॉट द पॉइंट? अच्छा खासा एक्सप्लॉइटेशन हुआ और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। तो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? Question number 35, minimum support price MSP is declared by Department of Agriculture and Cooperation, Government of India on the recommendation of CACP. It was introduced in 1966-67. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट है। 1966-67 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन डिक्लेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP. Question number 36, consider the following regarding the shadow banking. It refers to high yield lending that takes place outside the regular banking sector. Example of shadow lenders include special purpose entities, NBFCs, hedge funds, etc. तो अगर हम शेडो बैंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट्स क्योंकि करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। शेडो बैंकिंग यानी कि आउटसाइड द रेगुलर बैंकिंग सेक्टर अगर लैंडिंग एक्टिविटी हो रही है, दैट इज शेडो बैंकिंग। ठीक है, सो एग्जाम्पल इसमें होंगे एनबीएफसी, स्पेशल पर्पस एंटिटी, हेज फंड्स एटसेट्रा। इट प्लेड अ मेजर रोल इन द एक्सपांशन ऑफ हाउसिंग क्रेडिट इन द रन अप टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. With reference to the high yielding variety crops, question number 37, such crops do not require any reliance on irrigation and fertilizer. Yield can be high in these varieties only if they are allowed to mature later than normal crops. तो ये तो मतलब इतना आसान सवाल हो गया, अगर हाई यील्ड वैरायटी नॉर्मल क्रॉप्स के मुकाबले बाद में मैच्योर होंगे तो फिर किस बात की हाई यील्ड? भाई वो तो फटाफट मैच्योर होने चाहिए ना। और अभी मैंने आपको बताया कि हाई यील्ड वैरायटी में पानी की खपत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रिलायंस है उनका इरिगेशन में, फर्टिलाइजर्स में। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। करेक्ट आंसर इज नीदर वन नॉर टू. द टर्म न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, दैट इज नैब. अब नैब यहाँ पे किससे रिलेटेड है? नैब इज रिलेटेड विद IMF. करेक्ट आंसर इज ए. ये बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस हैं. Okay, it is the fund mobilization arrangement of IMF to mobilize additional funds through borrowing from member countries. Under this, member countries and institutions, they can stand ready to lend to the fund. It is structured as a set of credit arrangements between IMF and 38 member countries. It was proposed for the first time at the 1995 G7 summit following the Mexican financial crisis. क्वेश्चन नंबर 39, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. 3 स्टेटमेंट्स हैं. इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. टेक फॉर ट्राइबल इज अ यूनिक प्रोग्राम टू फोकस टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स एंड अर्बन मार्केट्स. It is involved actively in capacity building of the tribal people through sensitization and the formation of SHGs, that is the self-help groups. तीनों statements correct हैं regarding the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ट्राइबल्स के लिए ट्राइफेड लेता है ताकि लोगों की इनकम बढ़े और साथ ही साथ एक्सपोजर भी उन्हें मिले. ठीक है, इट इज द नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी मैंडेटेड टू ब्रिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. Okay, it plays the dual role of both a market developer, service provider, etc. Question number 40, consider the following about Dairy Processing and Infrastructure Development Fund. It is implemented through the National Dairy Development Board and National Cooperative Development Corporation. It will be used to provide loans for building an efficient milk processing system. Dairy Processing and Infrastructure Fund आपके सामने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं और दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं. ठीक है, NCDC और NDDB, इन दोनों के द्वारा ये फंड इंप्लीमेंट होगा और इसका यूज किया जाएगा टू प्रोवाइड लोन्स फॉर बिल्डिंग एन एफिशिएंट मिल्क प्रोसेसिंग सिस्टम. Okay, so to ensure that the dairy cooperatives they remain competitive for the sustained benefit of farmers, भारत सरकार ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अंडर नाबार्ड.
क्वेश्चन नंबर 41 रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तीन स्टेटमेंट्स हैं. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इट इज फंडेड इंटायरली बाय वॉलंटरी डोनेशंस. इट प्रोवाइड्स फूड असिस्टेंस एंड टैकल्स द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ हंगर. सो दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं है. It is the food assistance branch of United Nations and it is the world's largest humanitarian organization which addresses hunger and which promotes food security. Okay, it is voluntary, basically it is funded entirely by voluntary donations. So second or third correct hai, correct answer is B. It is governed by a 36-member executive board. It has more than 17,000 staff worldwide, of which over 90% are based in the countries where the agency provides assistance. Question number 42 with reference to the fisheries sector, दो statements हैं. The sector contributes nearly 1% of GDP. It accounts for around 10% of the total export value of the country. तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं हमारे फिशरीज सेक्टर का, it constitutes about 6.3% of the global fish production. Okay, it contributes 1.1% to the GDP and 5% of the agricultural GDP. It accounts for around 10% of the total exports and nearly 20% of the agricultural exports. So दोनों statements यहाँ पे correct हैं. ये data बहुत important है, आपको analyze करना आना चाहिए. Consider the following with respect to Forward Market Commission, that is FMC. It is a statutory body. It is under administrative control of Ministry of Agriculture. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल है बिकॉज इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 की मदद से बनाया गया है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए. ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले इट यूज टू फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये नहीं था. Is that clear, guys? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. The concept of a seed village revolves around first cutting down the seed replacement rate, increasing the seed production, engaging trained group of farmers in production of seed. देखो, अगर हम सीड विलेज की बात करें तो सीड रिप्लेसमेंट रेट तो इंक्रीज करने का इसका एम है, कटिंग डाउन का नहीं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. सीड प्रोडक्शन इंक्रीज करना और साथ ही साथ ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स को इंगेज करना इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड, दैट इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 2 and 3. ओके, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में. अ विलेज वेयर इन ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड cater to the need of themselves, fellow farmers of the village and farmers of neighboring villages is called a seed village. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं सीड प्रोडक्शन इंक्रीज करना, सीड रिप्लेसमेंट रेट इंक्रीज करना, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द विलेज एटसेट्रा. इज दैट करेक्ट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स. A special agricultural zone is one where agricultural land is preserved for posterity because of its importance to increasing agriculture production and promoting livelihood security for a large number of farm families. A Kaveri Delta zone is a protected special agriculture zone. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की PSAZ की बात, तो तमिलनाडु ने अनाउंस किया कि कावेरी डेल्टा रीजन, जो कि तमिलनाडु का राइस बोल कहलाता है, जिसमें 8 जिले आते हैं, 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसे उन्होंने PSAZ डिक्लेयर किया. ठीक है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इज अ जोन वेयर द एग्रीकल्चर लैंड इज प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे. करेक्ट आंसर होगा इसका सी. So agricultural scientists such as M.S. Swaminathan, they have for long mooted ideas like this. जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स. गॉट द पॉइंट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 46. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ARTIS, एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स. It is an online system developed to deal with various trade remedial measures such as anti-dumping duty, safeguards duty and countervailing duty. It is launched by Department for Promotion of Industry and Internal Trade. तो दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्योंकि ARTIS ये लॉन्च किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली वन. ये एक ऑनलाइन सिस्टम है विच इज डेवलप्ड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशंस बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद रेस्पेक्ट टू वेरियस ट्रेड रेमेडियल मेजर्स सच एज दीज. क्वेश्चन नंबर 47. फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ
WHO and FAO, UNDP, ADB, WEF, IFPRI, none of the above. Correct answer of the question will be A. ठीक है, फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ WHO एंड FAO. Consider the following regarding the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics. It compiles and releases monthly export and import data on merchandise trade. It comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत होगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे भी टोटली फॉल्स होगा. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, डेवलपमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस and coming of the age of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics has been a mammoth exercise spread over a span of 140 years. It traces its origin to a statistical branch established in the Finance Department of the Government of India in 1862. Okay, so DGCI&S, it compiles and it releases monthly report and import data, monthly export and import data on merchandise trade. So second statement यहाँ पे होगा false. Correct answer is A. कमिटी पैनल और सिग्निफिकेंस, रंगराजन कमिटी, विजय केलकर कमिटी, तारापुर कमिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीएसटी, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी. सो इन सारी कमिटीज के बारे में जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं. रीड अबाउट विजय केलकर, रीड अबाउट तारापुर कमिटी एंड रीड अबाउट रंगराजन कमिटी. इनके रिकमेंडेशंस क्या थे, किस चीज से रिलेटेड थे एंड ऑल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FPO. Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) is an autonomous society promoted by Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. SFAC is implementing the central scheme of Government of India, namely Venture Capital Assistance Scheme for economic inclusion of small and marginal farmers in agribusiness activities. So दोस्तों, अगर हम FPO की बात करते हैं, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इन अ बिड टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज थ्रू FPOs, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू FPOs इन कंट्री. ठीक है, सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका C. सो मिलता हूं मैं आप सभी से कुछ और MCQs लेके इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज.